नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का एक पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 करने के लिए। तो देख लेते हैं कि आगे जो अपना टॉपिक्स बचा हुआ था कौन कौन सा टॉपिक है। और मैंने आपको बताया था ये चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चंस और 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए जिसका नाम है WTO, जिसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं हम? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो WTO की बात करूं तो WTO जब बना उससे पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। GATT, गेट के नाम से जाना जाता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म। सबसे पहले इस नाम से जाना जाता था 1944 में, यानी कि 1944 में इसकी बातचीत चली थी बनने की, 48 तक पूरा बन गया। ठीक है, और आगे चल के इसको कन्वर्ट कर दिया गया किस में? WTO में। और कब किया गया? 1995। यानी कि अगर देखा जाए तो WTO जो है ना, गेट का उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। मतलब जैसे अभी हमने समझा था ना, लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी था वो यूएनओ था, इसी प्रकार से WTO भी उत्तराधिकारी है किसका? गेट का। तो देखिए, WTO विश्व व्यापार संगठन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम ही क्या होता है? वैश्विक व्यापार के लिए कानून निश्चित करना, मतलब निश्चय करना, बनाना, है ना। यानी कि विश्व स्तर पर देखा जाए व्यापार के लिए कानून बनाने का काम किसका होता है? WTO का। स्थापना 1995 में हुई थी और ये गेट का उत्तराधिकारी है। और इसके सदस्य देशों की अगर मैं बात करूं तो 150 इसके सदस्य देश हैं। और WTO पर अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसे जो बड़ी शक्तियां हैं, इनका दबदबा है। और ये इंपॉर्टेंट चीज भी आपको समझना, क्योंकि अधिकतर हमने ये देखा है जिस प्रकार से किसी देश में जिसका ज्यादा पावर होता है उसी की चीजें चलती हैं। इसी प्रकार से विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो यहाँ पे जो WTO है, ठीक है, जो जितने भी संगठन है उस पर ज्यादातर कंट्रोल देखा जाए तो जो बड़े बड़े देश है ना, उनका ज्यादा कंट्रोल देखने को मिलता है। इसी वजह से ये चीज लिखा हुआ है WTO पर अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी शक्तियों का दबदबा है। ठीक है, इसका लोगो है ये, आप देख सकते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका लोगो ये है। ये अधिकतर देखा जाए तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं IMF की, तो IMF पहला पॉइंट क्या लिखा है कि शीत युद्ध के बाद के वक्त में कुछ संगठन ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, विशेषकर संसार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। यानी कि संसार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे संगठन थे जिन्होंने बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई थी। उनमें से एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह संगठन वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। इससे पहले जो हमने बात किया WTO, वो व्यापार के लिए बनाया गया था, और ये किसके लिए बनाया गया है? वित्त के लिए, मतलब पैसा के लिए बनाया गया, पैसों के लिए। और वैश्विक स्तर का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी मदद मुहैया करवाने का काम किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, और इसमें अगर देशों की अगर मैं बात करूं 184 देश इसमें शामिल है। और इससे पहले अगर मैं बात करूं WTO की, उसमें कितने देश शामिल थे? 150 देश शामिल थे, 150 देश शामिल थे। और इसमें कितने देश शामिल है? 184 देश शामिल है। ठीक है, आई होप से समझ में आया होगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं जस्ट छोटा छोटा पॉइंट करके आपको चीजें समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये देखिए ये किस चीज के लिए बनाया गया? यह एक परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए। देखिए होता क्या है, अगर किसी देश के पास परमाणु बम है तो वो कहता है कि अगर कोई भी लड़ाई हुई ना, थोड़े से बड़े स्तर पे हुई, तुरंत मैं छोड़ दूंगा इसको। और आपको ये बात पता है परमाणु बम से नुकसान किसका होगा? नुकसान किसी का नहीं बल्कि पृथ्वी का होगा, इन्वायरमेंट का होगा, पूरा नेचर का इन्वायरमेंट होगा। इसी वजह से यहाँ पर उन देशों को भी नुकसान हो सकता है जो देश इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि देखो, भूकंप किसी एक देश की दिक्कत नहीं है, जलवायु किसी एक देश की दिक्कत नहीं है, ये सभी देशों की दिक्कतें हैं। इसी वजह से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा परमाणु बम जैसे जो चीज होती है उस पर रोक लगाई जाती है कि कोई भी देश अपने पर्सनल यूज के लिए इसका इस्तेमाल ना करे।
तो यही लिखा है कि यह एक परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सैन्य उद्देश्यों में इसके प्रयोग को रोकने का चेष्टा करता है, यानी कि हमेशा प्रयत्न करते रहता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित तौर पर विश्व की परमाणविक सुविधाओं की पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं है कोई देश धमकी दे रहा हो किसी को, भाई मैं परमाणु बम छोड़ दूंगा, है ना। इस प्रकार की चीजों को ये क्या करता है, पड़ताल करता है, जिससे नागरिक परमाणु संयंत्रों का प्रयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। यानी कि देखा जाए तो अगर किसी देश में कोई लड़ाई चल रही हो तो पता लगे सैन्य उद्देश्यों के लिए इसकी जो है परमाणु ऊर्जा का या परमाणु बम का कोई भी, ठीक है, प्रयोग ना हो। इस चीज की देख रेख के लिए क्या बनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, और इसका लोगो ये है IAEA, ठीक है, क्या लिखा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये देखिए अगर देखा जाए अभी तक जो हमने पढ़ा है इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और 2 नंबर में पूछता है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्रकार का संगठन है और ये स्वयं सेवी संगठन है, मतलब खुद के द्वारा चलाया जाता है। यह संपूर्ण संसार में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस चीज का निर्माण किया गया है और ये इस चीज के लिए अभियान भी चलाता रहता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़े सारे रिपोर्ट को तैयार करता है। अब आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के 2 कार्य लिखिए, तो आप 2 कार्य ये लिख सकते हो। पहला है मानवाधिकारों की रक्षा करता है, दूसरा मानवाधिकारों से जुड़े रिपोर्ट को तैयार करता है, ये आता है 2 नंबर में, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रकार की स्वयं सेवी संगठन है, बस इतना आपको ध्यान करके रखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक प्रकार की स्वयं सेवी संगठन। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट वॉच। देखिए ह्यूमन राइट वॉच, राइट का मतलब क्या हो गया, अधिकारों की बात हो रही है, यानी कि मानव अधिकारों की बात हो रही है इसमें। देखिए ह्यूमन राइट वॉच क्या है, यह अभी मानवाधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अगर देखा जाए तो व्यक्तियों के लिए बनाया गया ह्यूमन राइट्स वॉच, मतलब एक व्यक्ति के अधिकारों के लिए बनाया गया है कि सभी देशों में क्या व्यक्तियों को जो अधिकार मिल रहा है ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, कहीं किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसा इस चीज के लिए बनाया गया एक प्रकार का ये भी स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका के सबसे विशाल अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो सबसे विशाल भी है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी है। यह विश्व भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के हनन की ओर खींचता है, यानी कि देखा जाए तो ये मीडिया का ध्यान उस चीज पे करता है कि अगर कहीं पे किसी का शोषण हो रहा हो उस चीज की ओर करता है। अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं बल्कि इंडिविजुअल व्यक्ति की बात होगी तो देश सुलझाएगा, लेकिन अगर एक देश में एक लार्ज ग्रुप के साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही है, कुछ बड़ी चीजें हो रही है, ठीक है, कुछ गलत चीजें हो रही है, ऐसे चीजों में मीडिया का ध्यान, ठीक है, आकर्षित करवाता है, मीडिया का ध्यान बताता है, ठीक है। जैसे बहुत पहले एक स्टोरी आई थी ना मोहम्मद बाऊजी जी की। मोहम्मद बाऊजी जी जो था ट्यूनीशिया का था और है ना, उसके साथ कुछ गलत हुआ था, तानाशाही सरकार थी वहां पे, उसकी बातों को माना नहीं गया, कोर्ट ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया और फिर क्या करता है वो पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर आग लगा लेता है। अब आग लगा लिया, है ना, आग लगा लिया और उसके बाद जल गया। अब इसके बाद ये देखते देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, 2011 की बात है, ठीक है, आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एक व्यक्ति था, ठीक है, ट्यूनीशिया का, मोहम्मद बाऊजी, उसके बारे में ये स्टोरी है, ठीक है। ये आपके दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जा रहा था, अभी हाल फिलहाल में सिलेबस में से डिलीट हुआ है। लमसम देखा जाए तो कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया था, कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया गया था, उन्हीं में की स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच किस लिए बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि अगर मानवाधिकारों का कहीं हनन हो रहा हो तो उस चीज को वो सही कर पाए। अच्छा, इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, इसके साथ साथ बाल सैनिकों का इस्तेमाल करने के लिए, अब यहाँ पे ये समझ में आएगा। सबसे पहली चीज बारूदी सुरंग, देखते हो ना कि कहीं सुरंग बनाना होता है पहाड़ों में तो लेबर जाहिर सी बात है बहुत समय लगाएगी, तो एक काम करो उसमें बारूद लगा दो और उसके बाद कुछ समय बाद वो फूट जाएगा। जैसे ही फूटेगा उसके बाद उस जगह का जो एरिया है, ठीक है, वो टूट जाएगा अपने आप, तो लेबर बस उसको साफ कर देगा। अब इससे देखो आप तोड़ तो दोगे बारूद से, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से नेचुरल, अगर हम जैसे हमें पता है ना कि अगर हम नेचुरल के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो नेचुरल भी हमारे साथ इतना छेड़छाड़ करेगा कि किसी हद तक का नहीं, है ना। तो यही चीज है। तो सबसे पहले बारूदी सुरंगों पर रोक लगाना, और दूसरा है बाल सैनिक। बाल सैनिक का मतलब क्या होता है, वही कि छोटे उम्र में सेनाओं में भर्ती कर लो, और भर्ती किस चीज के लिए, अपना माइंड सेटअप करवा के आक्रमण करने के लिए। अक्सर ये कौन करता है, आतंकवादी लोग करते हैं,
है ना, लोगों को पैसा खिलाकर छोटे छोटे ही, अब बच्चों पे कोई शक तो करता नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बच्चों को ट्रेनिंग देकर, है ना, लड़ाई करवाने का काम होता है। तो इसीलिए कहा गया बाल सैनिकों का इस्तेमाल करने पर रोक, और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाना और उसकी सहायता करने का काम क्या होता है, ह्यूमन राइट वॉच का होता है। आई होप तो चीजें समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए। मैं एक चीज और बता दूं, अगर किसी बच्चों को ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहां लिंक से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ईजिली है, बहुत से बच्चे ऐसा कर रहे हैं, सारी चीजों को स्टडी कर रहे हैं, अच्छा है ना, स्कोर कर पा रहे हैं। आपकी बारी है, अभी आप कर सकते हो तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे विश्व बैंक की। देखिए एक बैंक होता है जो हमारे देश में होता है, एक बैंक वो होता है जो हमारे देश में होता है। जगह जगह पे मेरा एसबीआई में बैंक है, इधर बैंक है, उधर बैंक है, हम कहते हैं ना, लेकिन एक बैंक ऐसा है जो विश्व स्तर पर बनाया गया, यानी कि सभी देशों का वो बैंक है। ठीक है, तो विश्व बैंक दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में विश्व बैंक की स्थापना की गई और इस बैंक की गतिविधियां मुख्य रूप से विकासशील देशों से संबंधित, यानी कि विकासशील देशों के डेवलपमेंट से संबंधित है। यह बैंक के निम्नलिखित चीजों के लिए कार्य है। सबसे पहला मानव विकास के लिए कार्य करता है, जैसे कि शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। पहला किसके लिए, मानव विकास के लिए, पहला शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, दूसरा है कृषि के लिए, तीसरा है ग्रामीण विकास के लिए, जैसे सिंचाई हो गया, है ना, ग्रामीण सेवाओं के लिए कार्य करता है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी कार्य करता है, जैसे प्रदूषण में कमी, नियमों के निर्माण तथा उसको लागू करने में सहयोग करना, आधारभूत ढांचा जो होता है जैसे शहरी विकास और सड़क और बिजली, इन सभी चीजों में भी ये सहायता करता है। और इसके साथ साथ सुशासन कहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये सुशासन में देखिए एक होता है कुशासन, कुशासन का मतलब होता है गलत शासन, गलत शासन में ये विरोध करता है, लेकिन जब सुशासन होगा तो उसका ये बढ़ावा देता है। जैसे कहीं अगर कदाचार हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को ये खत्म कर देगा, ठीक है, और इसके लिए कार्य करता है। ठीक है, सुशासन के लिए कार्य करता है, यानी कि ये सारा चीज है। आगे बढ़ते हैं। यह अपने सदस्य देशों के, ये अपने सदस्य देशों को एक तो सबसे पहले है आसान से कर्ज दे देता है, ठीक है, आसानी रूप से कर्ज दे देगा। जैसे आज मान लीजिए मुझे लोन की जरूरत है तो मैं बैंक में जाऊंगा और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस चीज को मैं पूरा करूंगा और बदले में मुझे पैसा मिल जाएगा। ऐसे ही सेम अगर देशों को पैसे की जरूरत होती है तो ऐसी सिचुएशन में विश्व बैंक उनको पैसा देता है, मतलब कर्ज देता है और अनुदान करता है। और अधिकतर ऐसा भी देखा गया है कि जो गरीब देश है ना, जो पैसा चुका नहीं पाते हैं, ऐसे देशों का जो कर्जा है कम कर देगा या फिर उसको माफ कर देगा, कर्जे को या कम कर देगा या फिर क्या करेगा, माफ कर देगा। तो विश्व बैंक का ये कार्य होता है जो कि विश्व स्तर पर अनुदान करने का काम करता है, यानी कि पैसा देने का कार्य करता है। चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वीटो पावर क्या है। बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीटो पावर क्या है, वीटो पावर का दूसरा नाम है निषेधाधिकार। अब इसका ध्यान से समझिएगा, अभी जस्ट हमने कुछ समय पहले पहले वाली वीडियो में बात किया था कि सुरक्षा परिषद में कितने लोग थे। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 15 है, 5 स्थायी है और 10 क्या है, अस्थायी है, यानी कि टोटल को कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो टोटल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। अब मान लेते हैं कोई भी एक मुद्दा है, एक मुद्दे पे अगर मुझे वोटिंग करवानी है, अगर ये 10 देश उस बात पे राजी हो गए और इनमें से अगर 4 देश भी राजी हो गए और एक देश कहता है जी ये मुद्दा सही नहीं है, इस पे मैं वोट नहीं दूंगा या फिर मैं इसके अगेंस्ट में दूंगा, ऐसी सिचुएशन में अगर एक मुद्दे पे 14 लोगों ने हामी भरी और एक व्यक्ति ने जो कि स्थायी सदस्य था उसने मना कर दिया, ऐसे सिचुएशन में वो जो कार्य है वो नहीं होगा। ये बात होगी वीटो पावर की। देखिए वीटो पावर किसको मिला है, 5 देशों को मिला है, सिर्फ और सिर्फ 5 देशों को। ऐसे देश जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिला है और देखा गया है कि अगर इन 5 में से कोई एक ने अगर मना कर दिया वो कार्य नहीं करने के लिए तो वो कार्य नहीं होगा। इसी को कहते हैं वीटो पावर और इसी को कहते हैं निषेधाधिकार। निषेध का मतलब क्या होता है, रोकना, यानी कि एक ऐसा अधिकार जो कार्य होने से रोक देता है, उसी को कहते हैं निषेधाधिकार। समझ में आ रही बात है। तो वीटो पावर किसको मिली है, इन 5 देशों को मिली है। अगर 14 देशों ने कहा कि हाँ भाई ठीक है ये कार्य होना चाहिए, लेकिन एक देश ने अगर मना कर दिया तो कार्य नहीं होगा। तो यही चीज है, ठीक है। तो क्या लिखा है, निषेधाधिकार या वीटो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का एक महत्वपूर्ण शक्ति है। पहली चीज तो ये है। निषेधाधिकार का अर्थ क्या होता है, स्थायी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी प्रस्ताव को पास होने से रोकना। मैंने जस्ट बताया ना कि अगर एक व्यक्ति ने मना कर दिया मतलब वो प्रस्ताव को पास होने नहीं देगा। इसका अभिप्राय यह है कि यदि 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव के विरुद्ध में अगर कोई वोट दे देता है तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। मतलब देखा जाए तो इन 10 की कोई वैल्यू नहीं है, इनमें भी 4 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई एक सिंगल भी
वीटो पावर के यूज कर लेता है, ऐसी सिचुएशन में प्रस्ताव पास नहीं होता है, जो कि सरासर गलत है। अभी हम आगे बात भी करेंगे कि सुरक्षा परिषद में जो गलतियां हैं इनको सुधारने के लिए क्या क्या काम हो रहा है या क्या क्या काम होगा, ये सारी बातें हम करेंगे। अच्छा, बेशक उस पर बाकी देशों ने, स्थायी देशों ने और अस्थायी सदस्यों ने और अस्थायी सदस्यों ने स्वीकृति दे ही रखी हो, परंतु वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, क्योंकि इन पांचों में से कोई एक ने क्या कर दिया है, मना कर दिया है, इसलिए वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। और वो देश कोई भी हो सकता है, चाहे अमेरिका हो सकता है, चाहे ब्रिटेन हो सकता है, चाहे फ्रांस हो सकता है, चाहे चीन हो सकता है, ठीक है, चाहे रूस हो सकता है। अब मैं एग्जांपल एक समझा देता हूं। जब भी भारत को इस वीटो में शामिल होने की बात की जाती है, स्थायी सदस्य में शामिल होने की बात की जाती है, भारत जब जब भी शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखता है, ऐसी सिचुएशन में सब हामी भर देते हैं कि हाँ, भारत एक बहुत बढ़िया कंट्री है, इसको शामिल होने का अधिकार है, बट चीन हमेशा उसमें टांग अड़ा देता है। और इसी वजह से, यही कारण है जिसकी वजह से भारत के पास स्थायी सदस्यता हासिल नहीं। अब समझ में आ गया? यानी कि एक चीन ने अगर मना कर दिया तो चीन की वजह से भारत स्थायी देश में शामिल नहीं हो पा रही। लेकिन अगर एक बात देखा जाए तो जब चीन को शामिल करवाने की बात हुई थी, तो चीन को शामिल करने के लिए भारत खड़ा था कि भारत, चीन तुम शामिल हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड में खड़ा हूं, ये बात है। यानी कि चीन को जब वीटो पावर मिली थी, चीन को स्थायी सदस्यता जब मिली थी, तो भारत सामने खड़ा था कि भारत के ही सपोर्ट से चीन को स्थायी सदस्यता हासिल हुई है। और आज जब भारत को शामिल करने की बात की जाती है तो पता लगता है चीन मना कर देता है। आगे बात करते हैं, नोट की बात करते हैं। शीत युद्ध के बाद सभी देशों ने यूएनओ के सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की है। अब देखिए, ये कुछ ना कुछ कमियां है कि नहीं है ना? अब ऐसे सिचुएशन में सुधार करने की बात हो रही है कि भाई यूएनओ में सुरक्षा परिषद में सुधार करो, सभी देशों को बराबर का प्रतिनिधित्व दो, क्योंकि इसमें तो देखा जाए सिर्फ 5 ही देशों को प्रतिनिधित्व मिल पाया है और ये चेंज भी नहीं होते हैं, फिक्स हो रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी देशों को मौका दो ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। चलिए भाई, ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार न्याय कैसे करता है। ठीक है, तो न्याय अधिकार के बारे में अगर हम कुछ चीजें देखें तो सबसे पहले देखिए कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने वजूद के 60 वर्ष पूरे किए थे, कितने वर्ष पूरे किए थे? 60 वर्ष पूरे किए थे। जैसे अगर देखा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, और 60 वर्ष को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 2005 में। यानी कि 2005 में सितंबर के महीने में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने वजूद के 60 वर्ष पूरे किए, तो इसके सभी सदस्य देशों के, ठीक है, प्रमुख इस सालगिरह में शामिल हुए और 2005 के सितंबर में एकत्रित हुए। यानी कि जब 60 साल पूरा हुआ तो 2005 में सारे के सारे लोग क्या हुए? एकत्रित हुए। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने हेतु कुछ कदम उठाए और उठाने का फैसला किया। अब कहोगे भैया प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? प्रासंगिक का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो सभी नेताओं ने यह सोचा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की इंपॉर्टेंस को और अधिक बढ़ाना है, तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा, शांति संस्थापक आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी। एक और आयोग बनेगा जिसका नाम रहेगा शांति संस्थापक आयोग। ये कार्य ये करेगा कि सभी देशों को शांत करा के रखेगा ताकि कोई देश किसी दूसरे देश के साथ भिड़ ना जाए। ऐसे में अगर कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में नाकामयाब हो जाता है तो विश्व बिरादरी इसका क्या करेगी? उत्तरदायित्व लेगी। अगर मान लीजिए किसी एक देश में कोई समस्या चल रही है और वो देश सुलझाने में असफल हो रहा है, तो आस पड़ोस के जो विश्व बिरादरी के जो देश हैं उस चीज की जिम्मेदारी लेंगे। अच्छा, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करना जो मानवाधिकार की रक्षा करेगा। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जैसी नीति बनाना जिसमें हजारों वर्षों की विकास की लक्ष्य की बात की जाती है, इस प्रकार की नीति बनाना ताकि हम एक प्रकार का ऐसा विकास कर पाए, एक ऐसा विकास कर पाए, सकारात्मक विकास कर पाए जिसकी वजह से हम एक लंबा दौर जी पाए और इसके साथ साथ हम चीजों का अच्छे से उपभोग कर पाए। जैसे आपको ये बात पता है कि हमारे पृथ्वी पे जो संसाधन है, जैसे पानी भी एक प्रकार का संसाधन है, एक प्रकार का रिसोर्स है। इसकी जो मात्रा है दिन पर दिन कम होती जा रही है, तो हमें पानी इस तरीके से यूज करना चाहिए जिसकी वजह से उसका नुकसान ना हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी पानी मिल पाए। तो इसी वजह से ये सारी की सारी समस्या क्या है? ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है। तो इन सभी चीजों की रक्षा कौन करेगा? यूएनओ इन सब तरीकों की रक्षा करेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है आतंकवाद की आलोचना करना। क्या है और कौन से मुद्दे पे बात हो रही थी? आतंकवाद की आलोचना करना। मतलब आतंकवाद जो है सभी देशों के लिए, है ना, खतरा बना हुआ है।
इसके साथ साथ ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म करना, मतलब न्यासिता परिषद को खत्म करना, क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यासिता परिषद में सबसे ज्यादा बोलबाला किसका होता है, जो ऐसे देश हैं जो कि बड़े बड़े देश है ना, उनका सबसे ज्यादा दबदबा होता है। ठीक है, दबदबा सबसे ज्यादा किसका होता है, बड़े बड़े देशों का होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल में, इसलिए इसको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। और ये खत्म भी हो गया है लमसम। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे मुद्दे थे जिस पे बात हुई थी 2005 के सितंबर में, ताकि जो यूएनओ है उसको और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सके। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है, इन सभी मुद्दों को लेकर सभी देशों में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, यानी कि अब इनकी वजह से ये सारे मुद्दे थे, इन सारे मुद्दे पे बात हुई थी, अब इन मुद्दों को लेकर बहुत सारी चीजें प्रश्न भी उठते हैं। जैसे क्या क्या प्रश्न उठते हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार के मुद्दे पर झगड़े होते रहते हैं, यानी कि कहा जाए तो अन्य अन्य प्रकार के झगड़े होते रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर झगड़े होते हैं। ऐसे में जो शांति संस्थापक आयोग है ये किन किन मुद्दों में अपना हस्तक्षेप करेगी, ये बात बताइए। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी हमने क्या बात किया कि ये मुद्दा था कि शांति संस्थापक आयोग का गठन करो, लेकिन शांति संस्थापक आयोग किन किन मुद्दों पर बात करेगी, यानी कि विश्व में तो अनेक प्रकार के झगड़े होते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसे में किन किन मुद्दों पर शांति संस्थापक आयोग है ना हस्तक्षेप करेगी, ये भी चीज डिसाइड हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। समझ में आ रही बात। अब यहां तक की स्टोरी आप लोग को समझ में आ गई। अब इसके बाद जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो सब के सब इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आने वाले हैं। ठीक है, 6 मार्क्स में आते हैं, तो कृपया करके चीजों को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ध्यानपूर्वक। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार में भारत की क्या क्या भूमिका है ना। यहाँ पे की में ऐसे रहेगा, भारत की क्या क्या भूमिका है। यानी कि देखा जाए तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि यूएनओ में कुछ कमियां हैं, है ना, किन किन चीजों को लेकर, जैसे सुरक्षा परिषद में कमियां हैं, और कुछ आयोग बनाने की बात हो रही थी, है ना, कुछ ऐसे देश हैं जिनका बहुत ज्यादा कंट्रोल है यूएनओ पे। तो ऐसी सिचुएशन में भारत जैसे जो देश है वो चाहते हैं कि यूएनओ में कुछ सुधार हो। अब कौन कौन से सुधार हो और भारत क्या क्या प्रयत्न कर रहा है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन यही पूछता है कि यूएनओ में किन किन सुधारों की आवश्यकता है और भारत ने उसमें क्या क्या भूमिका निभाया है ना। ऐसे तो देखिए क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने के लिए भारत का समर्थन करता है, यानी कि भारत हमेशा समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। भारत का विचार है कि परिवर्तित होते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता के लिए, दृढ़ता के लिए, है ना, ये आवश्यक है कि इसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसके साथ साथ भारत का यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एजेंडा बना हुआ है, इसमें जो विकास है ना, विकास जो प्रमुख मसला है, इस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा में सदस्यों की संख्या तो खूब बड़ी। अगर देखा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो आम सभा है उसमें सदस्यों की संख्या तो बहुत ज्यादा बड़ी, लेकिन अगर यहीं पे बात किया जाए सुरक्षा परिषद में तो यहाँ पे संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है भाई। 15 देश हैं तो 15 देश के अलावा और भी तो देश को शामिल करो इसमें। माना कि 10 अस्थायी देश हैं जो चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिर भी 5 देशों में तो चेंजेस करो। 5 देश ऐसे हैं जो कि फिक्स है, उनको आप नहीं हटाओगे तो अपना मनमर्जी का करेंगे, या फिर अन्य देशों को भी तो मौका मिलना चाहिए उसमें शामिल होने का। तो ऐसी बातें भारत करता है कि इसमें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ने से यहाँ पर प्रतिनिधि मूलक होगा, यानी कि जितना ज्यादा सुरक्षा परिषद में संख्या बढ़ेगी उतना ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो सारे देश को मौका मिलेगा, है ना, अपनी बातों को रखने का। अच्छा, उसे विश्व बिरादरी का अधिक समर्थन मिलेगा, और जब सारे देश इसमें शामिल होंगे तो सारे देश मिल के निर्णय लेंगे, और इसकी वजह से जो निर्णय होगा वो भी काफी अच्छा रहेगा। 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्यों की संख्या कितनी थी, 11 थी। अगर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद थी, सुरक्षा परिषद में पहले सदस्यों की संख्या 11 थी, लेकिन 11 से बढ़कर कितनी हो गई, 15 कर दी गई। अब देखिए जब 11 थी तो 11 में जो 5 थी, ठीक है, ये तो फिक्स लोगों के हाथों में थी, ठीक है, मतलब फिक्स देशों की थी, और जो 6 थे वो अलग थे, लेकिन आगे चल के इनकी संख्या तो आपने बढ़ा दी, परंतु स्थायी सदस्यों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बात से दिक्कत है, यानी कि पहले 11 से हटाकर आपने 15 तो कर दिया, लेकिन जो 5 स्थायी देश है इन देशों को चेंज तो करो, कम से कम 7 देश करो या 10 देश करो, कम से कम कुछ तो चेंजेस करो। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में अधिकतर विकासशील देश शामिल है, ठीक है, और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर विकासशील देशों को चुनना चाहिए, क्योंकि इससे निर्णय पर काफी असर पड़ेगा। अगर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, आम सभा में ज्यादातर विकासशील देश है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्थायी देशों में चाहे वो चीन हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे रूस हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ अमीर देश शामिल है,
गरीब मतलब जो विकासशील देश है वो शामिल नहीं है, इस वजह से दिक्कतें हैं। अगर विकासशील देशों को शामिल किया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं जो निर्णय होगा उस पर काफी असर देखने को मिलेगा। आगे, भारत स्वयं भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है, यानी कि स्थायी सदस्य बनना चाहता है सुरक्षा परिषद में, लेकिन कुछ ऐसी कठिनाई है क्योंकि भारत उन सभी शर्तों को पूरा करता है जो कि एक स्थायी सदस्य के तौर पर आवश्यक है। अब जैसे सुरक्षा परिषद में अगर किसी देश को शामिल होना है तो कुछ न कुछ उसकी शर्तें होंगी कि नहीं, कि आपको ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन भारत हर वो टास्क को पूरा करता है, हर वो शर्त को पूरा करता है जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर जरूरी है, और भारत सभी चीजों को पूरा करता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से नहीं होने दिया जा रहा है, अभी ये सब चीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता है और ऐसी कौन कौन सी योग्यता है जो कि भारत पूरा करता है। सबसे पहली चीज, भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का मुल्क वाला दूसरा देश है। ठीक है, यानी कि चीन के बाद अगर देखा जाए तो भारत का नंबर आता है। इसके साथ साथ भारत में विश्व की कुल आबादी का 1/5वां हिस्सा निवास करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की करीब, है ना, सभी पहलकदमियों में हिस्सा लिया है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है सुरक्षा परिषद में उसमें सब चीज में भारत हिस्सा लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयत्नों में भारत लंबे वक्त से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है, यानी कि देखा जाए तो जब जब भी शांति की बात होती है तो भारत हमेशा उसमें खड़ा रहता है। सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की दावेदारी इस कारण भी उचित है क्योंकि वह तीव्रता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, यानी कि भारत अपना विकास बहुत तेजी से कर रहा है, इस वजह से भी भारत को शामिल करना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित तौर पर अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से पीछे नहीं हटा है, यानी कि जब जब भी योगदान की बात रही, जब जब भी पैसों की बात रही, जब जब भी किसी चीज की बात रही, तो भारत हमेशा यूएनओ के लिए सपोर्ट किया है, खड़ा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत को कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से उसको शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत को स्थायी सदस्य न बनने के कारण है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहे हैं सुरक्षा परिषद में। तो सबसे पहली बात किया जाए तो भारत के पड़ोसी देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत स्थायी सदस्यता हासिल करे। सबसे पहला पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, जैसे कि पाकिस्तान जो है वो चाहता ही नहीं कि भारत जो है यूएनओ के स्थायी सदस्यता में हासिल हो। दूसरे नंबर पे कौन नहीं चाहता है, चीन नहीं चाहता है। तो ये तो कट्टर दुश्मन है जो कि भारत को चाहते नहीं है कि स्थायी सदस्य में आप मौका मिल पाए। आगे, कुछ देश तो भारत के परमाणु हथियार को लेकर परेशान है कि भारत के पास परमाणु हथियार है, ये कैसे आ गया, इस चीज को लेकर परेशान है। कुछ का तो यह मानना है कि भारत अगर स्थायी सदस्य बन गया तो पड़ोसी देशों को, ठीक है, पड़ोसी देशों के मामले में पक्षपात ना कर दे। कई बार ऐसा भी है कि भारत अगर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में हासिल हो जाता है, ठीक है, सदस्यता उसको अगर मिल जाती है, तो पड़ोसी जो देश हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा मैटर हुआ और हमारे मुद्दे की बात हुई तो कहीं भारत पक्षपात ना कर दे, भारत ये ना कर दे कि हमारे साथ भेदभाव कर दे या हमारे अगेंस्ट में चीजें कर दे, इस बात का भी डर है। कुछ देशों का यह भी मानना है कि अगर स्थायी सदस्यों में परिवर्तन हुआ तो बाकी के जो देश है जैसे ब्राजील, जर्मनी, ठीक है, जापान, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका जैसे कुछ और देश हैं, इनको भी शामिल करना पड़ जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे देशों को भी शामिल करना पड़ जाएगा, इस वजह से इसमें चेंजेस करना उतना सही नहीं, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जापान डेवलप्ड कंट्री है लेकिन जापान को भी इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये जैसे जो देश हैं ये सब चाहते हैं कि हम भी शामिल हो। तो भारत को अगर शामिल, देखो कई बार ऐसा मुद्दा भी उठा कि भारत को शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बात है कि जब भारत को शामिल किया जाएगा तो ये सब भी जो देश है ना, इनको भी शामिल करना पड़ जाएगा। कुछ देशों का विचार है कि अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका को अवश्य शामिल करना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि उपस्थित सुरक्षा परिषद में यह जो देश है कहीं भी शामिल नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत अथवा किसी और देशों के लिए समीप भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना काफी कठिन देखने को मिलता है, क्योंकि अकेले भारत तो शामिल हो नहीं सकता, शामिल होगा तो ये सारे शामिल होंगे, और जब ये शामिल होंगे तो भारत ऑटोमेटिक शामिल होगा। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो कहा जाए या तो शामिल होंगे तो सभी होंगे, नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। ये सब कारण है जिसकी वजह से भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अच्छा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कब की, जब अमेरिका का दबदबा आ गया ना 1991 के बाद। 1991 के बाद यूएनओ किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में बात हो रही है।
तो सबसे पहले समझिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व में एक ऐसी महाशक्ति बन बैठा जिसका टक्कर देने वाला कोई नहीं था, इसलिए अमेरिका का बोलबाला था। अमेरिका की शक्ति पर सरलता से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। देखो, जब भी अमेरिका के पास पावर आ जाती है या अमेरिका के पास पावर होती है तो यो यूएनओ जैसे है ना जो संगठन है इसकी बात भी कभी नहीं मानता है। जैसे 4 ऑपरेशन अमेरिका ने किए थे। सबसे पहला ऑपरेशन 1990-91 में किया गया था, ऑपरेशन डिजर्ट स्टार। इसमें क्या किया गया था, जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, ऐसी सिचुएशन में यूएनओ ने परमिशन दिया था कि आप आक्रमण कीजिए। 34 मुल्कों की सेना 6,60,000 सेना गई थी छुड़ाने के लिए कुवैत को, और वो छूट गया था। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो चलो इसमें तो यूएनओ की परमिशन थी, बाकी के जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इंडूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिस्क, इसमें तो यूएनओ से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। इसी वजह से अमेरिका का ज्यादा बोलबाला देखने को मिल जाता है यूएनओ में, और यूएनओ में अमेरिका कई बार यूएनओ की अनदेखी भी कर देता है, इसकी भी नहीं मानता है। इसका उदाहरण हमने 4 ऑपरेशन में देखा था कि अमेरिका ने बिना यूएनओ की इजाजत से आक्रमण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अमेरिका का काफी विशेष प्रभाव है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अमेरिका का ही है। यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा जो योगदान करता है वो अमेरिका करता है, यानी कि यूएनओ का जो पैसों का जो बजट होता है उसमें सबसे ज्यादा अमेरिका योगदान करता है, और यही हो सकता है, यही कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो यूएनओ है यूएनओ की अनदेखी कर देता है। आगे, यूएनओ अमेरिका भू क्षेत्र में स्थित है, ये भी एक कारण है कि यूएनओ है कहाँ पे, अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है, और इसकी वजह से इस पर प्रभाव क्या है, बढ़ जाता है। अपने हित या उसके साथी राष्ट्रों के हित के लिए वीटो पावर का प्रयोग अमेरिका करता है, और इसके साथ साथ देखा जाए जिसकी वजह से विभिन्न देशों ने इसकी आलोचना की है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है अमेरिका की इन्हीं हरकतों की वजह से यूएनओ की बुराई भी होता है और अमेरिका की बुराई भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज को हमने कवर कर लिया। आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और हमने वो सारे टॉपिक को क्लियर किया जो कि इंपॉर्टेंट था। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी, उसको भी एक बार देख लेना। सारे इंपॉर्टेंस को हम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जिन भाइयों को, जिन बहनों को चाहिए कि हाँ यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है, मुझे एक ऐसे ऐप पे पढ़ना है जहां पर ये जो एड्स है ना, एड्स का डिस्ट्रक्शन हट जाए, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि विकास स्टडी पॉइंट का ऐप भी प्ले स्टोर पे है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पे इसका एक कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स को इनरोल कीजिए, और पूरा का पूरा चीज वीडियो वाइज, ठीक है, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसके साथ साथ सैंपल पेपर, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएगी विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे। ठीक है, बाकी जिन भाइयों को नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, नोट्स लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है लाइक करके बताइएगा, अपने फ्रेंडों में सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप सो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, और इसकी वजह से जो चीजें हैं वो दोबारा क्लियर हो जाएंगी। बाकी फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तो ठीक है, बाय।